So, new topic is triple integration. जस्ट लाइक जो आपने अभी तक पहले इन 10+2 एरिया अंडर द कर्व्स बाय सिंगल इंटीग्रल ऑब्टेन किया है, देन आपने अभी डबल इंटीग्रल्स किए इन कार्टेशियन एज वेल एज इन पोलर फॉर्म. अब सेम उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ पर आपको ट्रिपल इंटीग्रल्स दिए जा रहे हैं और ये भी आपके पास सेम वे कार्टेशियन एज वेल एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको डिफाइन किए जाएंगे. सो हम इन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ट्रिपल इंटीग्रल्स को यहाँ पर अब करेंगे. ओके, सो इंट्रोडक्शन, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन. पहले आपको सेम जिस तरह से आपने डबल और सिंगल इंटीग्रल्स को किया है उसी सीक्वेंस में इसका भी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दूं. से मे बी रिटन एज द डेफिनेशन. If f is a function defined over a closed bounded सॉलिड रीजन. सॉलिड मीन्स आप अब 3 डायमेंशंस के अंदर जा रहे हैं. सॉलिड रीजन सिंपल, अगर आप रीजन वर्ड यूज करते हैं देन इट मे बी इन 2 डायमेंशन. देन द ट्रिपल इंटीग्रल of f over d h, just like single and double integral, triple integral d of f x y z and d of b, volume integral, is defined as limit norm of p is the partition, goes to 0, summation k going from 1 to say some n is the small volumes, number of small volumes, means your region, solid region d divided into n small volumes. f x k y k z k. एक्सक्यूज मी सर. या सर आज आप अपनी नोटबुक में डिफरेंशियल फिजिकल साइंस में क्यों ले रहे हैं? रोज यहाँ पे मल्टीवेरिएट कैलकुलस नहीं होता इसमें. ओके, कोई बात नहीं, उसे रहने दीजिए. ये एक्चुअली कल की कोई नोटबुक खुली होगी, उसी में स्टार्ट कर दिया है. सर हमारे क्लासरूम में तो हो जाएगा ना ये शेयर? हाँ, ये शेयर होगा पूरा, आपको डेटा ओके मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ये आपने डेफिनेशन डिफाइन की है, जस्ट जैसे आपने सिंगल इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल्स के लिए आप डिफाइन कर रहे थे. प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट. इसको बहुत ज़्यादा लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन जस्ट जो आपने अभी तक किया है सेम उसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि ट्रिपल इंटीग्रल कैन आल्सो बी डिफाइंड विद दिस सेम पैटर्न. बट ये हमारे पास कोई सोल्यूशन प्रोसीजर नहीं है. अब हम मूव ऑन करते हैं सोल्यूशन प्रोसीजर्स के लिए कि हम भाई ट्रिपल इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे करें ओवर द कार्टेशियन सिस्टम, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल. सो सबसे पहले हम कार्टेशियन करेंगे, देन सिलेंड्रिकल, देन स्फेरिकल. सो फर्स्ट थिंग इज iterated integration, that is the Fubini's theorem. Iterated
इंटीग्रल आप सब लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है, सो मैं डायरेक्टली इसका जो फॉर्म है उसको एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ. ओके, योर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर सम रीजन D x, y, z dv. dv means volume integral, so this dv can be expressed as maybe dx, dy, dz. इसका आपका एक सीक्वेंस आपका रहेगा. if D is a rectangular box type solid region, then you can define constant limits. ठीक है, और वो आपके पास यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा. बट अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पास नहीं है, देन आपको सेम अगेन जो जैसे आपने इंटीग्रल ओवर डबल इंटीग्रल जो आपने किया था ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स, उसके लिए हम जैसे वहां पर एक्स सिंपल जो आपके पास वर्टिकल सिंपल या हॉरिजॉन्टल सिंपल आप जिसको कह रहे थे, ठीक है, वो केसेस हम यहाँ पर एज इट इज कंसीडर करेंगे और उसी तरीके से इसको हम अगले फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो अभी तो हमने सिर्फ ये मान लिया कि हमारे पास टी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का रीजन है, सो उसकी कांस्टेंट लिमिट्स हैं. सपोज दिस इज द लिमिट फॉर एक्स इक्वल्स टू a to v. This limit is y equals to say some c to d, and this is z limit say some p to q. You can define anything. Just एक रिप्रेजेंटेशन है, आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये इटरेटेड लिमिट आपको जैसे एक्सप्रेस करते हैं इंटीग्रेशन लिमिट्स, वो आपने यहाँ पर डिफाइन की. बट हम इस स्टेज तक पहुंचेंगे कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमारे पास आएगा. जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास D इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप, देन नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक आध एग्जांपल भी यहाँ पर करता चल रहा हूँ. सपोज वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स ऑफ साइड्स 1 यूनिट. आप लोग इजिली इसका वॉल्यूम तो सिंपल जानते हैं, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट width and 1 unit is height. So the volume of this solid is 1 into 1 into 1, that is 1 simply. यही आएगा. अब उसको हमें करना है इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू. सो ये वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? इस बॉक्स को मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. This value is 1 unit, this value is also 1 unit, and this one is also 1 unit. So अब अगर इसमें एक्सेस सिस्टम की आप बात कर लें, यहीं पर आप इसको एक्सेस सिस्टम भी अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको कर सकते हो. मैं इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. मे बी दिस इज द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस इज द वाई वैल्यू. आप इसके पैरेलल देख रहे होंगे. ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन करिए या यहाँ पर मेंशन करिए, ये आपके पास हो गया 1. ठीक, अब ये जो वैल्यू आप यहाँ से ये देख रहे हैं अप टू दिस वन, और फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, तो ये एक वैल्यू आपके पास आ गई. ठीक, ये एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू आपको ये मिल गई. ये वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्टली ये देख पा रहे हैं, दैट इज दिस वन. सो आप इनके कोऑर्डिनेट्स इजीली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिमिट्स आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही होंगी, उनको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो. हेंस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम of
box, this can be written as integral over d of dv. Now you break this dv. अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं. Say maybe now I write first x limit, x goes from 0 to 1. भाई ये लिमिट्स आप बताइए. x 0 से 1 ही जाएगा. आपके पास यहाँ पर क्या है 0, और आप कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू दिस वन, एंड दिस इज सिमिलर टू दिस वन. सो हाउ मच दिस वन, 1 यूनिट. 1 यूनिट. सेम वे आप y पर कितना जा रहे हैं, 1 यूनिट. ऑन द z इज ऑल्सो 0 to 1. तो सारी वैल्यूज आप इसी तरीके से यहाँ पर मार्क कर देंगे. y इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, z इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम 0 to 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज dz dy dx. इस बार मैंने सीक्वेंस अपोजिट लिखा है. सो ये सीक्वेंस का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है जब तक आप रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पर वर्क कर रहे हैं. मीन्स रेक्टेंगुलर आपके पास कांस्टेंट लिमिट्स पर आप वर्क कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट यहाँ पर जैसे ये वेरिएबल आपके पास आएंगे, जैसे ये वेरिएबल होंगे, फिर आपको रीजन्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप इसमें z को कांस्टेंट रख रहे हैं, x कांस्टेंट रख रहे हैं, या आपको y कांस्टेंट रखना है. वो आपका गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते कि किसको हमें कांस्टेंट लेना चाहिए और किससे वेरिएबल कंसीडर करना चाहिए. तो फिर यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आप जो ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फिर इंटीग्रेट कर दीजिए. x इक्वल टू 0 to 1, y इज 0 to 1. z का इंटीग्रेशन आपका सिंपली कितना आ गया, 1 है यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन z, एंड लिमिट्स ऑफ z इज 0 1 dy dx. ओके, सो x goes from 0 to 1, y also goes from 0 to 1. now apply these limits. this is 1 dy dx. सेम वे अगेन आप इसको इंटीग्रेट करिए ओवर y. so this is y 0 1 dx. अगेन फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, then it comes 1 of dx. now integrate this one 0 1, so its value is 1 यूनिट. तो इस तरीके से आप जो आपके इटरेटेड इंटीग्रेशंस हैं, मींस फ्रोबेनियस थ्योरम का एप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हो. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉन रेक्टेंगुलर बॉक्स रीजन्स के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं. दिस हेडिंग इज ब्लैक, ज्यादा बेटर दिखता है. ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर सॉलिड रीजन दैट आर नॉट रेक्टेंगुलर बॉक्स. ठीक है, हेडिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा. ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर सॉलिड रीजन that are not rectangular box. ओके, सो अब भाई अगर इस टाइप से कुछ है तो एजम्पशंस तो आपको यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेंगी. जस्ट आपने डबल इंटीग्रल्स में जिस तरह से जो एजम्पशंस ली थी, रीजन्स आपने डिफाइन किए थे. नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स आपने वहां पर टाइप 1 और टाइप 2 मींस वर्टिकली सिंपल एंड हॉरिजॉन्टली सिंपल रीजन्स डिफाइन किए थे. वही वर्टिकली सिंपल एंड हॉरिजॉन्टली सिंपल जो रीजन्स थे वो क्या थे आपके पास. मैं पहले तो यहाँ पर डबल इंटीग्रल्स की बात कर लूँ, रेक्टेंगुलर जो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स थे. ठीक है, सो आप यहाँ पर जो रीजन्स लेके चल रहे थे उसको मैं साइड में अलग बना दूँ. जो आपके पास रीजन्स थे, वन इज समथिंग लाइक दिस एंड वन इज समथिंग लाइक दिस. सो ये आपके पास था एक टाइप 2, इसको नाम दिया था, इसको आपने टाइप 1 दिया था, एंड दिस इज नोन एज
वर्टिकली सिंपल, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टली सिंपल। तो जैसे वहां पर आप कुछ वैल्यूज को कांस्टेंट रख रहे थे, कुछ वैल्यूज आपकी वेरिएबल थी, सेम केस अब हमारे पास यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर नॉन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के लिए भी यहाँ पर फोल्ड होता है। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर मैं यहाँ पर बना नहीं पाऊंगा, ये एक थोड़ा सा टिपिकल टास्क है इसको बनाना। सो मैं केवल वर्ड्स में इसको मेंशन करता हूँ, बाकी आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के तौर पर समझा सकता हूँ कि जस्ट अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था कि आपके पास सपोज एक सिलेंडर है और सिलेंडर को आपने किसी प्लेन से कट किया है, ठीक है। आप सिलेंडर के लिए कंसीडर कर सकते हैं योर बकेट। आप अपनी बकेट ले लीजिए, उस बकेट को आपने एक किसी इंक्लाइन प्लेन से कट करा दिया, तो अगर आप वर्टिकली जो आपके पास आपकी बकेट है जो वर्टिकली आपको प्लेस्ड की गई है उसको एग्जैक्टली आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, तब तो एज इट इज आपकी जो शेप है वो एज इट इज रिटेन्ड रहेगी। लेकिन अगर उसको हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से कट करें, इंक्लाइंड प्लेन्स के थ्रू कट करें, देन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपके पास एक बकेट की जो साइड्स हैं, किसी जगह पर तो वो आपको कुछ ज़्यादा हाइट प्रोड्यूस कर रही होगी, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वो कुछ कम हाइट प्रोड्यूस कर रही होगी। से जस्ट लाइक ये मेरे पास सिलेंडर है, मीन्स योर बकेट। मैं इसको अगर वर्टिकली कट करता हूँ, ठीक है, दिस इज माई प्लेन, अगर मैं इसको वर्टिकली कट करता हूँ तब तो इसका शेप एज इट इज रहेगा, कोई आपको डिफरेंसेस नजर नहीं आएंगे। बट अगर इसको मैं समथिंग इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू कट कर दूं लाइक दिस, सो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ अलग हाइट है, ठीक है, और इस पॉइंट पर कुछ अलग हाइट है। इसी तरीके से पूरा, क्योंकि आपका सर्कुलर होगा, सिलेंडर हमेशा सर्कुलर होगा, सो पूरे सर्कुलर साइड्स पर ये आपका एक जो मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट वाले पॉइंट्स आपको सेपरेटली बन रहे होंगे। तो ये सर्कुलर टाइप से आएगा समथिंग। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। समथिंग लाइक दैट। बाकी आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा जो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। जस्ट इस तरह से आपके पास अब जैसे ये बॉटम है उस टाइप से अब आपको टॉप नहीं बचेगा इसका, वो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। तो इस तरह के अगर कुछ रीजन्स हैं, देन हाउ टू टैकल सच काइंड ऑफ रीजन्स, इसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सो प्रोसीजर है बेसिकली, हम सबसे पहला यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं जेड सिंपल रीजन। सो व्हाट इज जेड सिंपल रीजन्स, हम उनको किस टाइप के रीजन्स को जेड सिंपल नाम देंगे, उनको यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। जेड सिंपल region is that region is that has a lower boundary means lower bounding surface. Say maybe this lower bounding surface is written as z equals to some u x comma y and an upper bounding surface इसको भी बाउंड्री के बजाय बाउंडिंग कह दीजिए, क्योंकि है तो बाउंड्री, लोअर बाउंडिंग सरफेस z equals to this one and an upper bounding surface, say maybe z equals to b of x comma y, just a representation for the surface equation. And
that it projects onto a region A. ये जो रीजन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं, दिस इज फॉर द एरिया इन द XY plane. Okay, that is shadow of the solid bonded region in the XY plane. So ये जो यहाँ पर मैं वर्ड्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आई होप ऑलरेडी इनको तो मैं पहले से ही कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होंगे. Now next point written in the form of theorem. So this is triple integral over a Z simple solid region. जस्ट अभी मैं आपको पहले से ही बोल रहा है कि जैसे आपने वहां पर वर्टिकल सिंपल हॉरिजॉन्टल सिंपल लिया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिया गया है. और जिस तरह से हम जेड सिंपल की डेफिनेशंस एक तरह से जो डिफाइन कर रहे हैं, वहां पर आपको क्लियर हो गया होगा. आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर चाहे तो जो आपका एरिया है वो कांस्टेंट लिमिट्स के साथ हो चाहे वेरिएबल हो, वो आपका सेकेंडरी क्वेश्चन होगा. लेकिन सिर्फ आप अभी जो जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस पर आपकी जो लिमिट्स है, दीज आर बेसिकली द वेरिएबल लिमिट्स. जो आपके पास जेड एक्सिस की लिमिट्स होंगी वो आपकी वेरिएबल है, दैट इज वो आप सरफेस इक्वेशंस के थ्रू, यानी अपनी सॉलिड की इक्वेशंस के थ्रू आप उसको डिफाइन कर रहे होंगे. सो इस थ्योरम को स्टेट करते हैं. सपोज डी इज ए सॉलिड रीजन, सपोज डी इज ए solid region bonded below by a bonded below by a surface z equals to u x y and above by a surface, another surface z equals to v x y that projects onto the region A in the XY प्लेन. जो आप जेड सिंपल लिख रहे थे वो सेम यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है, जेड प्लेन. ये तो यहाँ तक का हो गया. अब आपने कोई भी स्टेटमेंट आपके इस रीजन ए के ऊपर नहीं है, क्योंकि भाई हम सिर्फ 3 वाले में जो 3 हमारे पास एक्सिस थी एक्स वाई जेड, उसमें से हमने थर्ड एक्सिस जेड के लिए तो अभी यहाँ पर डिफाइन कर लिया है कि अगर हम जेड सिंपल रीजन्स कंसीडर करते हैं, दैट इज द हमारे पास जेड की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल लिमिट्स होंगे, विच इज गिवन बाय द सरफेस इक्वेशंस बॉन्डेड बिलो सरफेस एंड बॉन्डेड अबव सरफेस फॉर द लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट.
अब क्वेश्चन बचता है कि भाई ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए, हम ए में इसको डिवाइड करके लेके पहुंच जाएंगे। ए के बाद फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि फर्दर तो हमें ए का भी ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि भाई हमारे को ए की लिमिट्स कैसे लिखनी है, जो रीजन एरिया इंटीग्रेशन है वो कैसे हैंडल करना है। सो एरिया इंटीग्रेशन हैंडल करने के लिए अब आपको कोई स्पेसिफिक यहाँ पर मेथड नहीं दिया जाएगा, वो आपका प्रीवियस जो आपने डबल इंटीग्रल के अंदर यूज किया है उसको हम फिर फर्दर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो अब हम ए के बारे में भी इसी टाइप से लिख सकते हैं, इफ ए इज, इफ रीजन ए इज either type 1 or type 2, then the integral this is the solid region D of f(x,y,z) dv। सबसे पहले आपने अभी z सिंपल बोला है, देन यू रिमूव ओनली देन यू राइट डाउन द लिमिट ओनली फॉर द z। सो मैंने इसको एरिया एज इट इज यहाँ पर रख लिया है, एंड नाउ राइट द लिमिट फॉर z, लोअर बॉन्डिंग सरफेस इज xy uxy and upper bonding surface bxy f(x,y,z), this is dz and this is area dA। अब आप इसको बाइफरकेट कर लीजिए, इफ ए इज ऑफ टाइप 1, टाइप 1 में क्या करते थे भाई, जल्दी से बताइए कोई भी, हाउ टू राइट द लिमिट फॉर टाइप 1 रीजन। एक्स कांस्टेंट होता था, वाई कांस्टेंट होता था भाई, ये बताओ जल्दी से। सर एक्स कांस्टेंट होता था। सो सपोज कर लेते हैं कि एक्स इज गोज फ्रॉम ए टू वी, ओके, एंड वाई इज सम कर्व से मे बी गोज फ्रॉम gx टू सम, अच्छा g1x टू सम g2x, ठीक है, एंड दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड, z is ux by 2 bx by f(x,y,z), this is dz and the sequence of this one is dy dx। तो ये आपको यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है फॉर द टाइप 1 रीजन। अगर आपके पास जो प्रोजेक्शन रीजन है, इफ ए इज ऑफ टाइप 2 means horizontal simple, then this triple integral d f(x,y,z) dv can be written as, z तो आपका सिंपल सबसे पहले ही आपने कंसीडर किया, सो इसको तो एज इट इज आप रिटेन करते रहेंगे, bxy, दिस इज f(x,y,z) एंड dz। अब आपका बच जाता है x और y के अंदर चॉइस। सो इसमें क्या होता है, y कांस्टेंट होता है, सो मे बी कंसीडर्ड इज y इज सम c टू d, ओके, एंड x आपके पास अब कुछ कर्व जा रहा है समथिंग से नेम्ड एज h1y to h2y, एंड दिस सीक्वेंस इज dx dy। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो dv है वो आपके रीजन्स की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको उसका सीक्वेंस ऑर्डर आपको कंसीडर करना है, आइदर dx dy dz है, dz dx dy है, dz dy dx है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते रहेंगे। ओके, सो अब हम ये प्रोसीजर आपको यहाँ पर दे दिया, लगे हाँ तो एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिससे इसको थोड़ा सा समझना आसान हो। वी कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2, और मैं इस एग्जाम्पल को आपको
रिफ्लेक्ट सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। 1 मिनट बच्चे। पहले मैं बुक ओपन कर लूं, इससे आपको एग्जांपल शो कर सकूं। ऑन पेज 655 ओके। हाँ, आप इसमें देखिए जो मेन आपके पास है ये इंटीग्रल है आपका, जो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वन। ये आपके पास सिंपल इतना ये फॉर्म है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब ये डीवी आप कैसे, इसका सीक्वेंस क्या लेंगे, ये जो रीजन डी है इसके लिए आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स इसकी लिमिट्स आप कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर डी आपने इंडिकेट कर दिया, जस्ट अ सिंबलाइजेशन, इससे वैल्यू तो नहीं निकलेगी। तो इस डी रीजन को ही हमने डिस्कस करते हुए ब्रेक किए हैं इसकी लिमिट्स, कि सबसे पहला हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया था कि दिस रीजन डी इज जेड सिंपल। जेड सिंपल मीन्स आप यहाँ पर जेड की लिमिट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका जेड एक बॉन्डिंग बिलो सरफेस से बाउंड होगा एंड बॉन्डिंग अबव सरफेस से बाउंड होगा। आपको इसके बाद फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्स वाई पर क्या जा रहा होगा, वो सॉलिड आपका एक्स वाई पर कितना फॉर्म क्या कंसिडरेशन ले रहा होगा, इसकी कोई नॉलेज नहीं है। सबसे पहले स्टेज में हमने सिर्फ और सिर्फ जेड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसको एक नाम दिया है कि आपके पास अगर एक बॉन्डिंग बिलो सरफेस एग्जिस्ट करता है, बॉन्डिंग अबव सरफेस एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइप के रीजन के लिए आप जेड सिंपल रीजन का नाम दे रहे हैं। अब उस जेड सिंपल के बाद आपने उसको फर्दर प्रोसीड किया है कि आपके पास जो ये प्लेन है, सॉरी नॉट प्लेन, जो सरफेस है बॉन्डिंग अबव सरफेस, उसका आपने प्रोजेक्शन लिया है ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, जो वॉल्यूम बन रहा है, क्योंकि सरफेस ही आपके वॉल्यूम का जो बाउंड्रीज डिसाइड करेगा, क्योंकि एक्स वाई पर तो आपको कुछ ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है। सो उसका ही हमने प्रोजेक्शन लिया। अब इसके लिए एग्जांपल पे जैसे कल ही मैंने आपको बताया, आप एक बॉल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, आप फुल बॉल लें या फिर आप जो हाफ बॉल कंसीडर करिए, हेमीस्फीयर कंसीडर करिए। उसको प्रोजेक्ट करने का मैंने आपको एक अच्छा सा तरीका दिया था, आज भी अभी मॉर्निंग में इसको डिस्कस किया है अगेन, कि आप एक पिन लीजिए और उस निडल को, उस जो आपकी बॉल है, एक पेपर पर रखने के बाद हर एक पॉइंट को इस तरह से वहां पर प्रेस करिए, यानी पिन उसके अंदर जो ये बॉल के अंदर, जिससे कि वो पिन आपकी या जो नीडल है वो आपकी उस पेपर पर अपना एक मार्क दे दे। तो जितना पॉसिबल आपके पास उस बॉल पर इस तरह से पिन को आपको चुभोना पॉसिबल है, आप उतना करते चले जाइए। तो आप जो पेपर का आपने सेगमेंट देखा जिसपे आपने बॉल को पुट किया है, वहां देखेंगे कि आपके पास एक डिस्क बन जाएगी, एंड दिस डिस्क ऑल्सो हैज द रेडियस सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बाकी आप लोग जब हाफ बॉल करेंगे तो आपको उसका जो फ्लैट वाला सेगमेंट है उसकी बाउंड्री इजीली आपको दिख रही होगी, आप वहां पर उस सरफेस को देख पा रहे होंगे कि वो सरफेस आपका एक सर्कुलर डिस्क फॉर्म बन रही होगी। तो वो हमारे पास उसका प्रोजेक्शन हो गया बेसिकली। तो यहाँ पर भी अब क्योंकि वहां तो देखिए हमारे पास सरफेस एक फ्लैट है, एक सरफेस आपका स्फीयर से बन रहा था, हमें नहीं पता है कि नीचे का सरफेस भी फ्लैट होगा या नहीं होगा, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जितना भी सॉलिड, जो भी सॉलिड है, उसके हर एक पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट आउट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, उस पर मैप करेंगे। वही मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा भी है कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन टू द रीजन ए मीन्स इन द एक्स वाई प्लेन, जिससे ऊपर भी लिखा है कि दिस इज द शैडो ऑफ द सॉलिड बॉन्डेड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन।
उसको आप शैडो कीजिए, उसको आप प्रोजेक्शन कीजिए, उसको आप वर्ड यूज कीजिए मैपिंग ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सॉलिड टू द एक्स वाई प्लेन। तो जो भी वहां पर वो फॉर्म आपके पास बनेगी वो आपका बेसिकली एरिया इंटीग्रेशन रीजन आपको रह जाएगा, एरिया रीजन आपको मिलेगा जिसका आप डबल इंटीग्रल फिर फर्दर डिफाइन करेंगे। तो एक तो हमने पहले से ही यहाँ पर डेफिनेशन जो जेड सिंपल है उससे एक्सप्लेन कर लिया, और बाकी का जो हमारे पास डबल इंटीग्रल बच रहा है उसको हमने प्रीवियस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। अब बताइए किसी को इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो तब। नो? ओके। अभी जस्ट मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले जिस एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा था यही वो एग्जाम्पल है, और थोड़ा सा यहाँ पर तो तब भी दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं आ रही है। तो जिस तरह से मैंने आपको काफ़ी फोकस करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आप उसी को यहाँ पर एनालाइज कीजिए, ठीक है। सो आप इसकी फिर जो लिमिट्स हैं या जो आपको बॉन्डिंग सरफेस हैं, बॉन्डिंग बिलो एंड बॉन्डिंग अबव सरफेस, उनको आप डिफाइन कर पाएंगे और इस डी के लिए लिमिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो सबसे पहला इसने वर्ड यूज किया इवेल्युएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल वेयर डी इज द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो सिलेंडर है आप सब लोगों को अच्छे से समझ आता होगा ये कैसे बनना है। आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब 3 डायमेंशंस में जब इसकी बात करेंगे सो जेड इज एब्सेंट हियर, मींस जेड पर कोई भी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर आप बना रहे हैं, हुज एक्सिस इज अलोंग द जेड एक्सिस। इसको मैं यहीं पर बना रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर नहीं, चलिए यहीं बनाता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, ये है बेसिकली आपका सिलेंडर। हम इसको डॉट डॉट इसलिए दिखा रहे हैं कि जिससे आपको ये पता चले कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इसमें जो जेड की एक्सिस होगी वो आपकी ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। वैसे तो हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जिससे हम इसका सर्कुलर सेगमेंट देख पाए, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक। ये आपने देखा, तो ये आपके पास जेड है, ये एक्स है, ये वाई। सो ये जो आप नीचे का सेगमेंट देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस वन, ये जो आपका सर्कुलर पार्ट है बेसिकली दिस इज दिस वन, क्लियर? यही होगा ना ये, एंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये क्लियर है अभी? यस सर। ओके। अब आपको दूसरा इसने क्या दिया है, एक प्लेन दिया है। प्लेन की इक्वेशन आपके पास है 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 4, यहाँ पर इसने ड्रॉ किया है, इस प्लेन को हम ड्रॉ कर देते हैं। हम यहाँ पर उतना स्मूथ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। अब एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, और वैसे जो सिलेंडर है आपका, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सिलेंडर की जो हाइट है दिस इज इनफाइनाइट, आपको जेड पर कोई लिमिट है ही नहीं गिवन, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सिलेंडर जा रहा है। सो इसीलिए एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर अभी क्लियर होगा आपको कि जो अबव सरफेस है वहां पर सिलेंडर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो मैंने एक प्लेन ले लिया समथिंग, क्या हुआ भाई, मैं इसको कुछ इस तरह से कट कर रहा हूं इंटेंशनली जिससे थोड़ा सा सेगमेंट ही आपको दिखे, ठीक है। दिस इज योर प्लेन, प्लेन इक्वेशन इज 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, आपको केवल और केवल फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ही सॉल्व करना है।
ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, मीन्स आप नेगेटिव जेड की तरफ नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पर एंडिंग दी गई है, आप इसके बियॉन्ड नेगेटिव जेड पर मूव नहीं करेंगे। तो एक आपके पास यहाँ पर प्लेन आएगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा, जिस पर आपको ये सर्किल मिल रहा है। ओके, सो एक ये आपकी बॉन्डिंग सरफेस होगी इसकी, इस सॉलिड के लिए। दूसरी आपकी बॉन्डिंग सरफेस ये हो रही है, ये इनफाइनाइट तक आपके पास सिलेंडर जा रहा है, तो ये ऊपर भी जा रहा होगा, ठीक है, बट हमने इसको यहाँ पर कट किया हुआ है। सो अब इस पे ऊपर कितना हमारे पास कौन सा सरफेस है जिससे ये हमारा सॉलिड बॉन्ड हो रहा है, बिलो कौन सा सरफेस है जिससे ये बॉन्ड हो रहा है, पहले तो हम जेड सिंपल के लिए ही डिफाइन कर दें। थोड़ा बहुत कुछ क्लियर सर हुआ है भाई, बताइए। ये जो प्लेन आपने बनाया है ये इस सिलेंडर को काटता हुआ जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल कट करेगा। ओके सर। सो हमारे पास लोअर बॉन्डिंग सरफेसेज क्या होगा भाई, जेड इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। भाई आपको ऑलरेडी उसने बोला है ओनली इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, और फर्स्ट ऑक्टेंट जैसे ही आप वर्ड यूज करेंगे तो आपके पास निगेटिव वाली तो साइड आएगी नहीं। सिलेंडर आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है, लेकिन आपकी जो कंडीशन गिवन है, आपको किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको इसको कंप्यूट करना है, वो तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेंट केवल बोला गया। जैसे ही आपने फर्स्ट ऑक्टेंट लिया, आपका जो एक्सिस सिस्टम है वही आपको वांट कर देता है कि भाई आप एक्स वाई प्लेन के नीचे नहीं जा सकते, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये आपका z इक्वल टू 0 लोअर बॉन्डिंग सरफेस हो गया। अब अबव बॉन्डिंग सरफेस क्या है, यानी अपर बॉन्डिंग सरफेस, बताइए भाई। ये प्लेन होगा, क्यों होगा? मैंने अभी जस्ट बोला था कि यहाँ पर इसको मत देखिएगा कि यहाँ से मैंने इंटेंशनली इसको ऐसे बनाया है, ये तो आपका जो सिलेंडर है वो तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, प्लेन तो एक पर्टिकुलर, भाई जो भी आपके पास बाई और जेड की वैल्यूज हैं, बाई और जेड की जो भी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ये इसको कट कर रहा होगा। वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो जेड पर कितना मैक्सिमम वैल्यू ये प्लेन आपको प्रोवाइड करेगा, जेड इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको इस प्लेन में मैक्सिमम 4 मिलेगी, बट ईच एंड एवरी पॉइंट पर 4 नहीं होगी, जेड एक्सिस पर मैक्सिमम सपोज आपको यहाँ पर ये 4 मिल रहा है, तो बाकी तो सब जगह पे वैल्यू आपका वाई का भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको मैनिपुलेट कर रहा होगा। सो द अबव सरफेस इज 4 माइनस 2y। सर हम ये वॉल्यूम निकाल कौन सा रहे हैं, जो कट करके जा रहा है प्लेन उसके ऊपर वाला सिलेंडर जो बचा है वो, या फिर जो नीचे वाला सिलेंडर बचा है फर्स्ट ऑक्टेंट में वो? क्या लिखा है पहले तो ये बताओ। फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में आप निकाला, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर निकालना है, रीजन बॉन्ड कैसे हो रहा है, एक्चुअली यही मुझे मेन समझाना है बस, रीजन बॉन्ड कैसे हो रहा है, दिस सिलेंडर एंड दिस प्लेन, तो आपको तो जो कॉमन सेगमेंट मिलेगा वो कंसीडर करना है ना। मतलब आपके पास, देखिए मैं मान ले रहा हूं कि तेरे पास ये जो है ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक, हालांकि इस तरह से नहीं बन रहा है क्योंकि हम 2 डायमेंशंस में इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया ये फर्स्ट है, तो मेरे पास ये जो रीजन आ रहा होगा सॉलिड रीजन, इज इट क्लियर? इस सॉलिड रीजन का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है।
इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. जस्ट मैंने आपको बकेट का एग्जांपल दिया था, आप बकेट को कट कर मत जस्ट इमेजिनेशन करिए कि कट कर दिया, इसके बाद अब आपके पास जो बकेट बच रहा है वो कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा, ठीक है। अब उस नीचे के आपके जो सेगमेंट बच रहा है उसको फर्स्ट ऑक्टेंट में आपको ब्रेक करके रखना है, क्योंकि उस बकेट को भी आप ऑक्टेंट्स में ब्रेक करेंगे, तो जो भी आपके पास आ रहा है रीजन उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। अब ये चीज यहाँ पर आपके पास आ गई। सेकेंड पॉइंट, अब हमारे पास ये जो सॉलिड है, प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड ऑन टू एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज द प्रोजेक्शन? भाई क्या प्रोजेक्शन आएगा? अब बकेट को आपने कट कर दिया है, इसके बाद जो उसका बेस है, बेस किस तरह का बचेगा? सर्कुलर ही रहेगा ना। Yes, sir. अब बेस से हमें यहाँ पर नहीं लिखना होता है, प्रोजेक्शन बेस से केवल नहीं मिलेगा। आपको प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा? जितना सॉलिड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आप, जो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिया कि एक निडल लेकर आप उसको पॉइंट आउट कीजिए ऑन द प्लेन एक्स वाई प्लेन, तो एटलीस्ट कम से कम जो बकेट का बेस है उसके तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको वहां पर ही मैप होंगे, जो आपके पास ये जस्ट लाइक सर्कल फॉर्म हो रहा है। अगर हमारे पास बेस इस टाइप का नहीं भी होता, सपोज कर लीजिए सिलेंडर ऐसे ना होकर ऐसे हो जाता, ठीक है, ये आपके पास कोनिकल से अगर इस तरह से होता सिलेंडर, ठीक है, जस्ट लाइक बकेट, इसको हम सिलेंडर नाम नहीं दे सकते, ठीक, कोई भी सॉलिड आपका इस तरह से हो गया, सपोज कर लीजिए, इसका अगर आप प्रोजेक्शन निकालते तो अब ये बेस वाला सर्किल नहीं बनेगा, इसके प्रोजेक्शन में बेस का सर्किल नहीं होगा। इस पॉइंट को जब आप मैप कराएंगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसको मैप करेंगे तो ये यहाँ कहीं आएगा, इस पॉइंट को मैप करेंगे तो ये यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो सर्किल आपका फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो सर्किल फॉर्म हो रहा है वो सर्किल आपका बेसिकली प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो हमारे पास ये प्रोजेक्शन आ गया, दिस इज द सर्किल। अब इसमें हमें क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट का पार्ट ही केवल चाहिए, सो द फर्स्ट ऑक्टेंट पार्ट इज ओनली दिस वन। So now you write x and y values. This value is 2. अगर मैं यहाँ पर इसको वर्टिकल सिंपल कॉल कर लूँ, इफ यू कंसीडर एज ए वर्टिकल सिंपल, ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट द लिमिट्स। कंसीडर प्रोजेक्शन रीजन as vertical simple, hence the limits, what are the limits for y? Y is goes from, भाई इसकी आपको क्या लिखनी है, जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है वर्टिकल सिंपल के लिए, इसको आपको लेंथ लिखनी होती है, दिस इज गोज फ्रॉम 0 एंड दिस गोज अप टू दिस कर्व, सो दिस इज गोज फ्रॉम 0 टू कर्व क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अब ये स्लाइड कितना हो सकता है, हाउ मच स्लाइड दिस लाइन, दिस स्टार्ट फ्रॉम दिस 0 टू 2। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले तो रीजन जेड सिंपल था, तो जेड मिनिमम कहां से जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यूज, 4 माइनस 2 और फंक्शन क्या था आपका x, दिस इज द dz,
मैं इधर पहले राइट में लिख दूं, सॉरी लेफ्ट में, ये डी एक्स डी वी एच दिस वन, एंड नाउ वेरिएबल लिमिट ऑन y, so y is goes from 0 to under root 4 minus x square. This limit is x goes from 0 to 2. This is dy, this is dx. तो ये आई होप अगर आपको लिमिट यहाँ पर समझ आ गई, आप यहाँ पर सीख लिए लिमिट लिखना अच्छे से, तो अब आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अब इस एक्सरसाइज में नहीं बचेगी जो आप टैकल नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन का है। इसको तो चलिए हम प्रोसीड कर लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। तो इंटीग्रल x goes from 0 to 2, y goes from 0 to under root 4 minus x square, and this is the x variable. So x is constant for this z variable. Integration with respect to z, then x is treated as constant, so it is taken out, and then this is the dz. Integration of dz is z, which is 0 to 4 minus 2y. Zero to 2, y goes from 0 to under root 4 minus x square, x as it is. Substitute this limit 4 minus 2y, and when you substitute lower limit, then it is minus 0. So finally x is 0 to 2, y is 0 to root 4 minus x square. This is 4x minus 2xy dy dx. Now integrate with respect to y. 4x is treated as constant, so this is 4xy minus 2x is constant, but y integration is y square by 2. Limit is 0 to 4 minus x square dx. Now substitute this limit 4x times of y limit 4 minus x square minus this 2 to 2 cancel out. This is 4 minus x square, square root and square is cancel out, and when you substitute lower limit, then total value is 0. So this is dx. सर एक x टैग है ना? वहाँ एक yes sir. Oh sorry. Okay. So अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो सकता है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन फिर प्रोसीड करते हैं फर्दर। दिस इज 4x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x क्यूब dx। आई थिंक इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और जब इसको आप कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका से मे बी t, देन माइनस ऑफ 2x dx इक्वल्स टू dt। सो 2x आपका इसके अंदर चला जाएगा, ये 2 बच जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको वन टाइम डायरेक्ट ही कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको वन टाइम में डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। सो दिस इज x, वो वहाँ पे 4x क्यूब क्यों आया? 4x क्यूब नहीं आएगा सर, x क्यूब आएगा बस। यस सर, यहाँ पे सो यहाँ पर 2 आपका इससे बच रहा था विद नेगेटिव साइन, और ये हो गया था x4 स्क्वायर रूट की जगह पर आपका 4 माइनस एक्स क्यूब, 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा x4/4, and limit is 0 to 2, so this is minus 4/3, ठीक है।
और यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा सर, ये टू द पावर 3/2 माइनस, अच्छा इसी में मैं पहले ये लोअर लिमिट भी पुट कर ले रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 3/2, ये ठीक है। अब इस बाकी रेस्ट में पुट कर देता हूं, -2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस, सर और x, हाँ बोलिए, नहीं सर ठीक है। and when you substitute lower limit on these two terms then it is 0. So first quantity तो आपकी 0 हो गई, this is -4/3 into minus, this is 2 to the power 2 and 2 to the power 3, that is 8 with a negative sign. So this is the -8, this result, and this one is also -8, इसका कितना आएगा भाई, 2 to the power 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 to the power 2 बचा, that is the +4. So ये हो गया +8 4 जा 32/3 -4, so तो 32 20/3, 12/3, that is 20/3. या यही करेक्ट आंसर है, दिस इज द 20/3, इट्स फाइनल वैल्यू।